चलिए, आप सभी लोग अच्छे से हैं? उपस्थिति दर्ज कीजिए। बिट्टू सर के इस क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। अब हम लोग आज पढ़ने जाएंगे टिश्यू के बारे में। किसके बारे में? टिश्यू। हम लोग अब पढ़ेंगे टिश्यू के बारे में, जिसको हिंदी में कहते हैं ऊतक। क्या कहते हैं? ऊतक। समझ में आ रही है बात सबको? आज हम लोग ऊतक के बारे में समझेंगे। आप लोगों का क्वेश्चन जो था कोशिका से सब बन गया था कि नहीं बन गया था? आज हम लोग ऊतक से पढ़ने जा रहे हैं। और ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं? टिश्यू। टिश्यू मीन्स क्या होता है? ऊतक। तो अब हम लोग ऊतक को जरा सा समझने का प्रयास करेंगे, टिश्यू को समझने का प्रयास करेंगे। आपको जब कोशिका पढ़ाई होगी तो कोशिका में हम बताए थे कि यह हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई है। और यहाँ अब कोशिका के बारे में अब हम दोबारा उस पर ये काम नहीं करेंगे, क्योंकि इसको बहुत अच्छे से समाप्त कर दिया गया है, जो आप लोगों को भी बहुत बढ़िया से पता है ना। अब हम लोग सीधा सीधी ऊतक की बात करेंगे। देखिए, कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग ऊतक कहते हैं। जब कोशिका एक साथ है ना किसी अंग का निर्माण करती है, उससे पहले वह ऊतक बनाती है। कोशिका जो है, देखिए ध्यान से, कोशिका आपस में जुड़ करके, ध्यान से समझिएगा, कोशिका जब आपस में जुड़ता है ना, तो क्या बना देता है? ऊतक। और ऊतक जब आपस में बनते हैं, आपस में एक जगह एकत्रित होते हैं, तो अंग का निर्माण होता है। अंग जो है एक सिस्टम में काम करता है। हमारे बॉडी में कैसे काम करता है? सिस्टम की तरह काम करता है। तो वह अंग तंत्र बना देता है। और अंग तंत्र जब हमारे शरीर में आ जाता है, तो यानी कि हमारे शरीर का निर्माण हो जाता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ से देखिए, शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या हो गई? कोशिका। कोशिका आपस में मिलकर के क्या बना दिया? ऊतक। ऊतक आपस में मिलकर के क्या बनाया? अंग। और अंग जो है क्या काम किया? एक सिस्टम में आ गया। अंग क्या किया? एक सिस्टम में काम करने लगा। बहुत सारे अंग आपस में मिल करके एक सिस्टम बनाया, जैसे श्वसन तंत्र, परिवहन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, है कि नहीं? इस तरह से वो तंत्र का निर्माण कर दिए। और यह तंत्र हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरत है, इसलिए उससे शरीर का निर्माण हो गया। यहाँ तक का बात समझ में आ गया आप लोगों को? तो अगर हम लोग ऊतक, जैसे अभी एक चीज और समझिए, जैसे हम लोग जब कोशिका का अध्ययन कर रहे थे, तो कोशिका को बायोलॉजी की भाषा में हम लोग क्या कहते थे? साइटो। और उसका अध्ययन क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। क्या कहलाता था? साइटोलॉजी। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? ऊतक। तो ऊतक के अध्ययन को हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। अगर आप इसके बारे में आप अध्ययन कर रहे हैं, तो इसके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। याद रहेगा? इसके अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी। कोई दिक्कत रहेगा तो आप हम लोगों को बता दीजिएगा, है कि नहीं? यहाँ पे चलिए, इसको क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। समझ में आ गई बात? अब जब हम इसके आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ऊतक के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि आखिर जो ये ऊतक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, ऊतक के बारे में आप लोग क्या क्या चीज जानते हैं, इसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो अब इस बात को बहुत गौर से समझिए। अभी हम लोगों ने कहा कि ऊतक क्या है? तो यह कोशिकाओं का समूह है। ऊतक क्या है? कोशिकाओं का समूह। ऊतक के बारे में अगर करेंगे तो इसको लिखेंगे कि कोशिकाओं का समूह है। कोशिकाओं के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। तो अगर ऊतक के बारे में अगर यह लाइन लिखे कि यह कोशिकाओं का समूह है, तो कोई दिक्कत है? तो यह कोशिकाओं का समूह है। अगर हम लोग देखेंगे तो
उत्पत्ति की दृष्टि से यह उत्तक समान होने चाहिए, यानी कि उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो। उत्पत्ति के दृष्टि से समान होने का मतलब क्या है? उत्पत्ति की दृष्टि से क्या हो? ये समान होना चाहिए, समान हो। उत्पत्ति के दृष्टि से क्या हो? समान हो। और संरचनात्मक रूप से भी समान हो। किसके तरह हो? संरचनात्मक रूप से भी समान हो। संरचनात्मक रूप से भी क्या हो? रूप से समान हो। अब इस सब को बात को हम समझाने की कोशिश करते हैं। और समान कार्य करता हो। क्या करता हो? ये समान कार्य करता हो, समान कार्य करता हो। आ गया समझ में? जैसे उत्पत्ति की दृष्टि से समान हो इसका, और संरचनात्मक ये हो। जैसे मान के चलिए कि हम लोगों का मानव घर की उत्पत्ति हुआ है, तो हम लोगों की जो कोशिकाएं होंगी, जो उत्तक होंगे, वह मानव की तरह उत्तक होंगे। तो वो संरचना अगर समान नहीं होगा, है ना, उत्पत्ति अगर समान नहीं होगा, तो अगर हम लोग अपने उत्तक को बैल के उत्तक के साथ अगर जोड़ देंगे तो कोशिकाओं का किस कोशिका का समूह एक होना चाहिए? तो जो हम लोगों का शरीर के निर्माण में सहायक है उन कोशिकाओं के समूह को एक होना चाहिए। समझे कि नहीं? जैसे मान के चलिए कि जैसे हम लोगों के शरीर में मानव का उत्तक है। अब मान के चलिए कि हाथी, शेर, बाघ, बंदर, कुत्ता जितना भी है उन लोगों की कोशिकाएं अलग होंगी। वे लोग अलग, है ना, उत्पत्ति किए हुए हैं हम लोगों से, तो उनकी कोशिका अलग होंगे, उनके कोशिका के समूह अलग होंगे, है ना, उनके उत्तक अलग बनेंगे। हम लोगों के उत्तक उन लोगों से क्या होंगे? अलग होंगे। तो उत्पत्ति के दृष्टि से, है ना, क्या होना चाहिए? उत्तक समान होना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है मानव है और अब किसी का भी कोशिका को एक साथ जोड़ दीजिएगा तो काम करने वाला नहीं है। संरचनात्मक रूप से समान हो। अब मान के चलिए कि जैसे आप देखिए लीवर का भी निर्माण कोशिका के समूह से ही हुआ है। हार्ट का भी उत्पत्ति किससे हुआ है? हार्ट भी बना होगा तो कोशिका से मिलकर के ही बना होगा। आप देख लीजिए आंख, कान, नाक, जीभ, सारे चीज, है ना, वो कोशिका से ही मिलकर के बने होंगे। तो अब जब सभी चीज कोशिका से मिलकर के बने हैं तो सभी की संरचना अलग अलग न है। ये कोशिका मिलकर के आंख बनाया, कुछ कोशिका मिलकर के नाक बनाया, कुछ कोशिका मिलकर के जीभ बनाया। अब जीभ का काम है स्वाद लेना। समझे कि नहीं? अगर इसकी कोशिकाएं अगर यहाँ की कोशिकाओं से मिला दीजिएगा तो फिर जीभ लेगा? बोलिए, जीभ स्वाद बताएगा? कान का है या नाक का है सुगंध लेना, है कि नहीं? तो उनकी कोशिकाएं इस तरह से आपस में एकत्रित होंगी कि वो नाक का निर्माण करेंगे और सूंघने की शक्ति प्रदान करेंगे। आंख का काम है देखना। अब आंख वाला कोशिका का समूह मिल जाए जीभ में, जीभ वाला कोशिका का समूह मिल जाए दिल में, तो दिल के काम है धड़कना, है ना, ब्लड को फेंकना। और यहाँ इसका काम आंख वाला मिल जाएगा तो करने लगेगा, देखने लगेगा। क्या करने लगेगा? देखने। तो एक सा कार्य करने वाले जितने भी कोशिका हैं उनका जो समूह होता है वह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। आया समझ में? सिर्फ यह कह देना कि कोशिकाओं का समूह उत्तक, तो कैसा कोशिका के समूह? जो उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो। कैसा हो? उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो। जो संरचनात्मक, अब जैसे मान के चलिए कि किसी भी अंग का निर्माण हम लोग मान लीजिए कि हाथ, पैर, ये सब का निर्माण जो हम लोग कर रहे हैं, इस संरचना न हो रहा है, इस संरचना न हो रहा है। अब हाथ के कोशिका का निर्माण हाथ की कोशिकाओं के ही आपस में मिलने से बनेगा। अब हाथ वाला को मिला दीजिएगा गोड़ की कोशिकाओं से, पैर की कोशिकाओं से, तो ये हाथ रहेगा कि पैर बन जाएगा? बोलिए, क्या बन जाएगा? पैर बन जाएगा। जीभ का काम है स्वाद लेना। अगर इनकी कोशिकाएं आपस में मिल करके जीभ की संरचना कर रहा है तब ना हम स्वाद ले पा रहे हैं। अब हम कोई जीभ का निर्माण हो जाए, है ना, किडनी के कोशिकाओं के समूह से, तो जीभ अपना काम कर पाएगा?
नहीं करते, सीधी सी बात है। तो याद रखिएगा कि कैसी कोशिका का समूह, तो उत्पत्ति के दृष्टि से जो समान हो, जो संरचनात्मक रूप से समान हो और समान कार्य करता हो। क्लियर हो गए? क्लियर हो गए? जैसन तैसन कोशिकाएं आपस में मिला देने से नहीं, सब कोशिका एक में मिला दीजिएगा तो आपका अंग बन जाएगा। क्या बात कर रहे हैं यार, बनेगा कभी जी? नहीं बनेगा, है कि नहीं? तुम्हारी कोशिका कुछ है, बंदर की कोशिका कुछ है, सांप की कोशिका कुछ है, जिसका मन उसका कोशिका आपस में मिला दीजिएगा? नहीं, उत्पत्ति के दृष्टि से समान होना चाहिए वो कोशिका, ठीक है? वो उत्तक समान होना चाहिए। कैसा उत्तक का कोशिका का समूह? जो उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो, संरचनात्मक दृष्टि से समान हो। क्लियर हो गए? यहां तक में किसी को दिक्कत? अब देखिए, जब उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उत्तक जब कोशिका पढ़े थे तो कोशिका दो तरह में, माने सभी सजीवों में पाए जाते हैं। तो जब कोशिका सभी सजीवों में पाए जाते हैं तो निश्चित है कि कोशिकाओं के समूह को ही जब हम उत्तक कहते हैं तो ये भी सभी सजीवों में पाए जाएंगे। और सजीव को हम कितने भागों में बांटे हैं? दो, एक जंतु और एक पादप। एक जंतु और एक पादप। तो अब यहाँ पर हम अगर उत्तक के बारे में अगर इस तरह से समझ लें तो उत्तक जो है, अगर यहाँ हम दो तरह के बात करते हैं, एक पादप उत्तक तो कोई दिक्कत है, और एक जंतु उत्तक। समझ में आ रही है बात? एक पादप उत्तक, एक जंतु उत्तक, इसके बारे में समझ लेते हैं जरा सा, समझ ले हो। तो सबसे पहला इसके बारे में तो कन्फर्म हो गए। उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? उत्तक के अध्ययन को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक क्या है? कैसा कोशिका के समूह जो उत्पत्ति के दृष्टि से समान हो, संरचनात्मक दृष्टि से समान हो और एक साथ समान कार्य करने वाला हो, है कि नहीं? अरे भैया, पैर का काम है दौड़ना, चलना है, तो इसकी एक टाइप की कोशिकाएं होंगी तभी पैर का निर्माण होगा। समझे कि नहीं? नहीं तो ऐसा कर देना कि आधा कान वाला कोशिका डाल देना पैर में, है ना, और आधा पैर की कोशिका बन जाए कान में, और मालूम चल रहा है कि पैर का काम है दौड़ना, तो दौड़ियो रहा है, सुनियो रहा है। समझे कि नहीं? इसका काम है सुनना, है ना, तो ये क्या कर रहा है? कर रहा है कि नहीं, हम कुछ मत खींचिए, जब हम उड़ेंगे दौड़ेंगे गड़बड़ा जाएगा ना, गड़बड़ हो जाएगा ना। तो एक समान कार्य करना होना चाहिए। समझे कि नहीं? अब इसको हम कितने भाग में बांट दिए? दो भाग में, पादप उत्तक और जंतु उत्तक। अच्छा, इसका उत्तक देखिए, पहला अंतर, पेड़ पौधा एक जगह पर अस्थिर खड़े होते हैं। जंतु को कभी देखे हैं अस्थिर खड़ा होता हुआ? आप अस्थिर रहते हैं? आप इधर से उधर दौड़ते हैं कि नहीं दौड़ते हैं? इस छत से उस छत फान जाते हैं कि नहीं फान जाते हैं? फानते हैं। काहे के लिए? क्या जरूरत है दूसरा के छत पर फानना? खड़ा हो करा कि यस हम फानते हैं, तो कह फानता है कि ना फानता है? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। मैंने याद रखे ध्यान से, हम लोग मैंने इधर उधर दौड़ते हैं। कभी आपने देखा है पेड़ पौधा के उछल करके इकरा से ओकरा ही चल जाना? ना देखे हैं। तो इसमें जो उत्तक पाया जाएगा वह उत्तक स्थिर रहने वाला उत्तक रहेगा कि कूदने फानने वाला उत्तक रहेगा? अस्थिर रहने, सीधी सी बात है, समझिए। यानी कि इसके जो उत्तक होंगे, इसके जो कोशिकाएं होंगी, ऐसी कोशिकाएं होंगी, ऐसी कोशिकाओं के समूह के उत्तक बने होंगे जो अस्थिर रहते हैं। कैसे रहते हैं? अस्थिर। वह कूदते फानते नहीं रहते। आ रहा समझ में? लेकिन आप हमको बताइए, जंतु कोशिका में अगर हम लोगों में यही उत्तक पाया जाएगा तो हम लोग भी जस के तस खड़े रहेंगे। अब इधर से न इधर दौड़ रहे हैं, न इधर से इधर दौड़ रहे हैं। हम लोगों में ऐसा उत्तक पाया जाता है जो हमारे शरीर में गति देता है,
यानी कि हमारे शरीर के जो ऊतक होते हैं, जंतु ऊतक होते हैं, वह कैसा रहते हैं? गतिमान। आया समझ में? इसके ऊतक कैसे होते हैं? अस्थिर। कैसे होते हैं? स्थिर। क्लियर हो रहा है ये सब बात? देखिए अब इनका एक चीज समझ लीजिए, पेड़ पौधा के डाली को देखिए है, कोई डाली है, देखिए ध्यान से, कोई डाली है तो आप देखिएगा लंबा हो जाएगा डाली, कोई डाली है कभी कम लंबा होगा, होगा कि नहीं होगा? तो देखिए इनका जो बढ़ने का ये होता है वह सीमित भाग होता है। ऐसा नहीं है कि सीमित का मतलब समझ लीजिए कितना बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा। आपको ऐसा नहीं देखे हैं कि कोई भी पेड़ देखे हैं कि जो यहाँ लगाए हैं और उसका डाली जाकर के यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर तक गया, ऐसा देखे हैं कभी? हाँ बढ़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं जाकर के वह अस्थायी हो जाता है, सीमित हो जाता है कि नहीं? अगर ऐसा रहता तो मालूम चलता कि एक आध को ऐसा भी पेड़ रहता जो गया से गोह तक रहता। आया समझ में? उसकी डाली कहाँ तक रहता? गोह तक रहता। लेकिन ऐसा कभी देखे हैं पेड़? हाँ ये हम कह सकते हैं कि असमान हो सकता है, एक डाली छोटी एक डाली बड़ी, ये हो सकता है, लेकिन उनका भाग क्या होगा? सीमित होगा। उनका भाग क्या होगा? सीमित होगा। तो इसमें हम लोग दूसरा अंतर लिख देंगे कि इनके जो बढ़ने के भाग होते हैं वो सीमित भाग में होते हैं, लेकिन सीमित भाग में कैसे होते हैं? असमान रूप से। कैसा? असमान रूप से। लेकिन वही अगर जंतु में देखेंगे तो क्या हम लोगों का एगो हाथ बड़ा और एगो हाथ छोटा रहता है? एगो पैर बड़ा और एगो पैर छोटा रहेगा? एगो आंख होते चुके और एगो आंख इतना छोटा रहता है ऐसे? एगो नाक का छेद उतना मोटा, एगो नाक का छेद रहता है इसे? इसका भी फैलाव सीमित भाग में होता है। कैसा होता है? सीमित भाग में होता है, लेकिन असमान रूप से नहीं, समान रूप से। कैसे? समान रूप से। सीमित भाग में क्या रहेगा? समान रूप से। आ गया समझ में दूसरा अंतर? सभी भागों में, सीमित भाग से समान रूप से सभी भागों में। ऐसा नहीं होगा कि आपका हाथ एक तो बहुत लंबा हो जाए, एक हाथ बहुत छोटा हो जाए, एक तो फेफड़ा का एक दिन जो है दुनिया का बढ़ जाए, एक दिन छोटा हो जाए बहुत ज्यादा, एक पैर बहुत ज्यादा लंबा हो जाए, एक पैर बहुत छोटा हो जाए। ऐसा देखे हैं? लेकिन पेड़ पौधों में देखिए एगो डाली काफी लंबी तो एक डाली छोटी होती है कि नहीं होती है? बराबर भी हो सकती है, बराबर नहीं भी हो सकती है, यानी कि उनका जो बढ़ाव होता है असमान रूप से होता है। और हमारे शरीर के अंदर में ऐसी ऊतक होते हैं जो समान रूप से काम करते हैं। अगर यही ऊतक इसमें आ जाए, जंतु में आ जाए, तो हो जाएगा आपका एगो हाथ भुतवनियत लंबा, एगो हाथ छोटा, है कि नहीं? एगो पैर लंबा, एगो पैर छोटा। अभी तो हम बताएं, इसीलिए तो लिखे कि संरचनात्मक रूप से क्या होना चाहिए? ऊतक समान होना चाहिए। उत्पत्ति के दृष्टि से क्या होना चाहिए? समान। मानव का मानवे वाला ऊतक चाहिए, सांप का सांपे वाला न चाहिए। सांप वाला ऊतक मानव में आ जाएगा तो आप भी फुफकार मारिएगा, नागिन डांस करिएगा तो आप भी जो है झुमना शुरू कर दीजिएगा, म्यूजिक बजेगा। तो आ रहा समझ में? वैसे आप जान लीजिए कि सांप के कान ही नहीं होते हैं कि नाचेगा, समझे कि नहीं? सुनने नहीं करता है तो नाचेगा क्या चीज? दो अंतर समझ में आ गया? अब हमको बताइए, अब आप ही हमको बढ़िया से समझ करके बताइएगा, हम उसी से काम करेंगे। क्लियर हो गया? बताइए किसका ऊतक जीवन भर वृद्धि करेगा? पादप के कि जंतु के? बोलिए। आप पेड़ पौधा को देखते हैं तो पेड़ पौधा में आप देखिएगा कि सब दिन कुछ न कुछ पत्ती, कुछ न कुछ टहनी, कुछ न कुछ तना निकलते रहता है, समझे ना? तो इसके ऊतक ऐसे होते हैं जो जीवन भर वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं ये? जीवन भर वृद्धि करते हैं।
जीवन भर वृद्धि करते हैं। हम लोगों का जीवन भर वृद्धि करते हैं। हम लोगों का उत्तक जीवन भर वृद्धि करता है? नहीं। जीवन भर वृद्धि करता तो हम लोग धीरे धीरे मालूम चलता कि 70, 80, 90, 100 होते होते हम लोग भी तार के जैसा बड़े हो जाते है कि नहीं? जीवन भर वृद्धि करता है, जबकि जंतु के जो उत्तक होते हैं उनकी वृद्धि जीवन भर नहीं होती है, निश्चित अवधि तक वृद्धि करता है। क्या करता है? निश्चित अवधि तक वृद्धि करता है। अंतर समझ में आ रहा है? निश्चित अवधि तक क्या करता है? वृद्धि करता है। देखिए अब बताइए, पादप उत्तक में काम करने के लिए क्या उनका कोई विशिष्ट अंग होता है? नहीं। याद रखिएगा इस चीज को। पादप उत्तक में किसी भी तरह का कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है। विशिष्ट अंग होता है? नहीं। विशिष्ट अंग का मतलब हो गया कि कोई स्पेशल अंग, जैसे मानवों में या जंतु में सांस लेने के लिए आपको हार्ट बनाया गया है, फेफड़ा बनाया गया है, सारा चीज बनाया गया कि नहीं बनाया गया है? आपको जो है दौड़ने के लिए पैर बनाया गया है, काम करने के लिए हाथ बनाया गया है, देखने के लिए आंख बनाया गया है, सुनने के लिए कान बनाया गया। क्या पेड़ पौधों में इस तरह का कोई स्पेशल अंग है? आप जो है लघु शंका करते हैं उसके लिए अलग अंग है, दीर्घ शंका करते हैं उसके लिए अलग अंग है कि नहीं? आपको सूंघने के लिए अलग अंग है, लेकिन क्या पेड़ पौधों में इस तरह का कोई विशेष अंग है? नहीं है। तो कोई स्पेशल अंग इसमें नहीं होता है। जबकि आप देखिएगा जंतु कोशिका में हर कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य को करने के लिए, जैसे भोजन भी करते हैं तो उसको जो है से अलग रास्ते से पेट में जाता है, छोटी आंत में जाता है, बड़ी आंत में जाता है। तो सब चीज करने के लिए क्या है? स्पेशल अंग है। तो इनके जो पादप उत्तक होते हैं उनमें किसी भी तरह का कोई स्पेशल कार्य करने के लिए विशिष्ट अंग नहीं होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें विशिष्ट अंग हर कार्य करने के लिए होता है। इसमें विशिष्ट अंग है ना, इसमें विशिष्ट अंग पाया जाता है। इसमें विशिष्ट अंग क्या होता है? पाया जाता है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा टिश्यू के बारे में। टिश्यू क्या है? तो भैया यह कोशिका का समूह है। कोशिका का क्या है? समूह है। और यह उत्तक क्या चीज का निर्माण करेगा आगे चल करके? अंग का। और यह अंग क्या बनाएगा? सिस्टम। और सिस्टम ही हमारे शरीर में क्या करता है? काम करता है। क्लियर हो गया? जिस तरह से हम लोगों ने कोशिका का अध्ययन को साइटोलॉजी कहा, उसी तरह से इसके अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी। उत्तक का हम लोग कहे कि उत्तक कोशिकाओं का समूह है, लेकिन किस प्रकार के कोशिकाओं का समूह है? तो यह जो है उत्पत्ति के दृष्टि से समान होना चाहिए। जैसे जिसका जो जो उत्पत्ति हुआ है उनकी कोशिकाएं, ये नहीं कि मानव का दानों के साथ कोशिका है ना, सांप का बंदर के साथ, गाय का भैंस के साथ नहीं चलेगा। जिसका जैसी कोशिका होती है उत्पत्ति के दृष्टि से वो समान होना चाहिए। संरचनात्मक यानी कि आंख वाली कोशिकाओं का समूह आंख की ही कोशिकाएं होनी चाहिए। जीभ वाली कोशिकाओं का समूह जीभ की तरह ही होना चाहिए। जीभ जो जिससे निर्माण हो सके वह संरचनात्मक दृष्टि से समान हो और समान कार्य करता हो। ऐसा नहीं है कि नाक का आंख वाले कोशिका से मिला दीजिएगा तो उत्तक बन जाएगा। समझे कि नहीं? नहीं, एक समान होना चाहिए। एक सा कार्य करने वाला एक समान होना चाहिए, संरचनात्मक दृष्टि से भी और उत्पत्ति के दृष्टि से भी। जब हम लोग उत्तक कार्य पढ़ रहे हैं, उत्तक का हम लोग देख रहे हैं, तो उत्तक को हम लोग दो भाग में बांट दिए। एक बांट दिए पादप उत्तक और एक बांट दिए जंतु उत्तक। अब पादप उत्तक की जो कोशिकाएं होती है, जो उत्तक होते हैं, वह ऐसा उत्तक होना चाहिए जो अस्थिर हो, यानी कि पेड़ पौधे दौड़ते नहीं है, पेड़ पौधे एक स्थान से दूसरे स्थान नहीं जाते हैं, इसलिए इनके उत्तक कैसे होते हैं? स्थिर।
जंतु उत्तक कैसे होते हैं? गतिमान। पादप उत्तक क्या होते हैं? सीमित भाग में तो होते हैं लेकिन असमान रूप से बढ़ते हैं। कैसे बढ़ते हैं? असमान रूप से। कोई बड़ा डाली होगा, कोई छोटा डाली होगा। जबकि जंतु उत्तक जो होते हैं निश्चित अवधि तक वृद्धि करता है और नहीं, यहाँ देख लीजिए, सीमित भाग में इसका भी होता है मतलब वृद्धि, लेकिन समान रूप से। जैसे हाथ है तो दोनों बराबर हाथ होगा, पैर है तो दोनों बराबर होगा, आंख है तो दोनों बराबर होगा, कान है तो दोनों बराबर होगा, यानी कि समान रूप से हमारे शरीर में ऐसे उत्तक पाए जाते हैं। पादप उत्तक क्या होता है कि यह जीवन भर इसकी उत्पन्न कोशिकाएं क्या करती है? जीवन भर वृद्धि करते हैं, यानी कि उनके उत्तक जीवन भर वृद्धि करते हैं। आप देखिएगा कि पेड़ पौधा हमेशा नए नए पत्तियां, नए नए तना, नए नए बने निर्माण करते रहते हैं, लेकिन हम लोगों में निश्चित अवधि तक वृद्धि करता है। हम लोग सब दिन नहीं बढ़ते रहते हैं, कुछ दिन के बाद हमारे बढ़ाव घटाव जो होते हैं वो सीमित हो जाते हैं, आप उससे ज्यादा लंबा नहीं हो सकते हैं। इसके बाद देखिए, पादप उत्तक में कोई भी काम करने के लिए कोई स्पेशल अंग नहीं है, लेकिन हम लोगों को हर एक काम करने के लिए स्पेशल अंग का निर्माण हुआ है। ये बातें क्लियर हो गई? अच्छा लगा है आप लोगों को? तो ये पहला पार्ट हम यहाँ से हटाते हैं, कोई दिक्कत है? सबसे पहला, अब हम लोग उत्तक जब पढ़ रहे हैं, टिश्यू जब पढ़ रहे हैं, तो हम लोग अब पादप उत्तक को पहले फरियाद देते हैं। जब पादप उत्तक के बारे में बढ़िया से पढ़ लेंगे तब हम आपको जंतु उत्तक पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत? तो अब हम लोग अध्ययन करते हैं पादप उत्तक का। किसका अध्ययन करते हैं? पादप उत्तक का। अब तो पादप उत्तक जो है, जब इसका अध्ययन करेंगे, पादप उत्तक का अध्ययन करेंगे तो देखिए ध्यान से, ये हो गया पादप उत्तक, है ना, प्लांट टिश्यू। क्या कहेंगे इसको? प्लांट टिश्यू। पादप उत्तक, प्लांट टिश्यू। अब इसको हम पादप उत्तक का अध्ययन कर रहे हैं तो इसको दो भाग में बांटेंगे। पादप उत्तक कितने भाग में बटेगा? दो भाग में। दो भाग में बटेगा कैसे? तो एक हो जाएगा पादप उत्तक में विभज्योतक उत्तक। क्या हो जाएगा इसका नाम? विभज्योतक, विभज्योतक, विभज्योतक उत्तक। क्या कहेंगे इसको? विभज्योतक उत्तक, यानी कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या कहते हैं? मेरिस्मेटिक टिश्यू। एम टी, एम से क्या हो गया? मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ गया समझ में? मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए जरा सा, आपके पास बुक होगा, देखिए यहाँ पे बुक दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे मेरिस्मेटिक टिश्यू। अगर इसका स्पेलिंग की चर्चा कर देंगे तो मेरिस्मेटिक टिश्यू, ठीक है ना? मेरिस्मेटिक टिश्यू, ये हो गया। अब यहां से हम लोग देख लेंगे, एक मिनट, ये हो गया मेरिस्मेटिक टिश्यू। अब दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वह हो जाएगा अस्थाई उत्तक। क्या हो जाएगा? अस्थाई, अस्थाई उत्तक। अस्थाई को अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट। क्या कहते हैं? परमानेंट, परमानेंट टिश्यू। आगे समझ में? परमानेंट टिश्यू रखिए आप अपना, परमानेंट टिश्यू। शॉर्ट में कहेंगे पीटी। क्या कहेंगे? पीटी। तो पादप उत्तक को हम लोग कितने भागों में बांट दिए? दो। एक को कह दिए विभज्योतक उत्तक और दूसरा को कह रहे हैं अस्थाई उत्तक। विभज्योतक उत्तक को अंग्रेजी में बोलते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यू और अस्थाई उत्तक को बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो रहे हैं आप लोग? तो अब हम लोग सबसे पहला अस्थाई उत्तक को भी साइड कर देते हैं। अब हम लोग जो है से पहले विभज्योतक उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं। किस उत्तक के बारे में पढ़ लेते हैं? विभज्योतक उत्तक। तो सबसे पहले इसकी विशेषता जान लीजिए, विभज्योतक उत्तक की क्या विशेषता है, आ गया समझ में? फिर इसके प्रकार पढ़ लेंगे और तब हम लोग अस्थाई उत्तक में आ जाएंगे। क्लियर हो रहा है?
तो अब चलिए इसकी विशेषता पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जिसका नामे है विभज्योतक उत्तक, यानी कि यह विभाजन करता है, समझे कि नहीं। इसका काम ही है क्या करना, विभाजन करता है। सीधा लिख देंगे कि यह क्या करता है, यह विभाजन करता है। यह क्या करता है, विभाजन करता है। अरे भैया विभाजन करेगा तबे ना आगे की ओर बढ़ेगा, तबे ना नए चीजों की उत्पत्ति होगी। तो विभज्योतक उत्तक का सबसे पहला काम क्या है कि यह विभाजन करता है। मेरिस्मेटिक है ना, टिश्यू की यह विशेषता है। समझ में आ गया कि नहीं। पादप उत्तक को क्या कहेंगे, प्लांट टिश्यू। आ गया समझ में। यह कितने तरह का, दो तरह का। कौन कौन, विभज्योतक उत्तक, अस्थायी उत्तक। विभज्योतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, मेरिस्मेटिक टिश्यू, और अस्थायी को क्या कहते हैं, परमानेंट टिश्यू। आ रहा है समझ में। तो अब इस बात का ध्यान दीजिए कि सबसे पहले इसकी विशेषता है कि यह क्या करता है, विभाजन करता है। विभाजन करने का कानून है तो क्या करेगा, अस्थायी का मतलब है कि विभाजन नहीं करता है, अस्थायी है कि नहीं। तो यह क्या करता है भैया, विभाजन करता है। अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देखिए जंतु कोशिका, पादप कोशिका। तो जंतु कोशिका जो होता है, तो जंतु कोशिका गोलीय होता है, जबकि पादप कोशिका कैसा होता है, चकोर। पढ़ाए हैं ना। तो अब जब चकोर होगा तो देखिए ध्यान से, इसके अंदर में, समझे कि नहीं, किसी भी तरह का कोई माने अंदर में जगह नहीं पाया जाता है। जैसे देखिए आप यहाँ पर देखिएगा कि ऐसे गोल बनाइएगा, ऐसे अगर गोल, देखिए ध्यान से, देखिए अगर ऐसे गोल बनाइएगा तो देखिए यहाँ पे एक जगह बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, एक मिनट, अगर इसको यहां से ऐसे बनाइएगा तो देखिए एक स्थान छूट जाएगा। स्थान क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। तो जब आप लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो परमाणुओं और अणुओं के बीच में जो स्थान छोड़ता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतराण्विक। क्या कहते हैं, अंतराण्विक। इसमें देखिएगा, जब आप देखिएगा कि स्थान छूट गया, यहाँ कोई आपको स्थान नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो हम लिखेंगे कि विभज्योतकी उत्तक जो होते हैं उनके बीच में जो अंतरा कोशिका स्थान होता है, कौन सा स्थान, अंतरा कोशिका स्थान होता है, नहीं पाया जाता है। क्या लिखेंगे, नहीं पाया जाता है। यानी कि दूसरा इसमें मेरिट क्या लिखेंगे कि अंतरा कोशिका स्थान, अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाए जाते हैं। क्या होते हैं, नहीं पाए जाते हैं। क्लियर हो गया इस बात से। अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाए जाते हैं। देखिएगा ध्यान से समझिएगा इस सब चीज को। रसधानी, रसधानी का नाम सुने हैं, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, वॉकुल्स बोलते हैं उसको। तो देखिए इसमें जो है सर रसधानी नहीं पाया जाता है। विभज्योतकी उत्तक में क्या नहीं पाया जाता है, रसधानी नहीं पाए जाते हैं, रसधानी नहीं पाए जाते हैं। समझ में आ रही है बात। अस्थायी उत्तक में पाए जाते हैं, रसधानी इसमें नहीं पाए जाते हैं। इसमें आपको क्या मिलेगा, तो विभज्योतकी उत्तक में जीव द्रव्य, कोशिका द्रव्य जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, कोशिका द्रव्य, है कि नहीं। कोशिका द्रव्य क्या होता है, कोशिका द्रव्य इसमें पाया जाता है, समझे कि नहीं। कोशिका द्रव्य इसमें क्या होता है, पाया जाता है। कोशिका द्रव्य क्या होता है, पाया जाता है। आ रहा है समझ में। और यह वृद्धि में क्या करता है, सहायक करता है। यह वृद्धि में सहायता करता है। अरे भैया पेड़ पौधों को किसमें सहायता चाहिए, वृद्धि में ना, यह वृद्धि में सहायता करता है। यह है क्या चीज, विभज्योतकी उत्तक। आ रहा है समझ में। विभज्योतकी उत्तक के अगर हम लोग प्रकार का वर्णन करें तो ध्यान से समझिएगा, इसके काइंड का वर्णन करें तो सबसे पहला देखिएगा, इसको हम लोग 3 भाग में बांट करके पढ़ते हैं। कितने भाग में, 3 भाग में। सबसे पहले पादप उत्तक को कितना भाग में बांट दिए, 2 भाग में, विभज्योतकी उत्तक और अस्थायी उत्तक।
इसकी कुछ विशेषताएं पढ़ लिए। क्या विशेषता है? तो यह विभाजन करता है, विभाजन करता है तो वृद्धि होगी। इसमें जो है अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है। अंतरा कोशिका स्थान अभी समझा दिए आप लोगों को। इसके बाद रसधानी भी इसमें नहीं पाया जाता है। और दूसरा चीज कोशिका द्रव्य पाया जाता है, इसीलिए वृद्धि में सहायता करता है। आ रहा समझ में? अब इसके जरा सा प्रकार का वर्णन कर लेते हैं। तो इसका सबसे पहला प्रकार समझ लीजिए। तो इसको हम लोग कहेंगे, देखिए विभज्योति उत्तक सब में लगा लेना है अपने मन से। तो सबसे पहला हो गया शीर्षस्थ, शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक, विभज्योति उत्तक, शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। आ रहा समझ में? क्या पढ़ेंगे? शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। तो शीर्षस्थ को कहेंगे एपिकल। क्या कहेंगे? एपिकल। क्या कहेंगे? एपिकल, एपिकल। अब विभज्योति उत्तक को कहेंगे मेरिस्मेटिक टिश्यू। तो यह क्या हो जाएगा? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या इसको बोलेंगे? बोलिए, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। देखिए इसको हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एपिकल, एपिकल मेरिस्मेटिक, मेरिस्मेटिक टिश्यू। शॉर्ट में क्या कहेंगे? AMT, शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक। आ गया समझ में? एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू हो गया। दूसरा देख लीजिए, ये तो हो गया हमारा पहला। अब आ जाइए दूसरा पर, कोई दिक्कत है? दूसरा में देखिएगा तो इसका नाम है पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक। क्या चीज नाम है इसका? पार्श्वस्थ। पार्श्वस्थ माने पार्श्व माने बगल में, पार्श्वस्थ विभज्योति, पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक। क्या कहेंगे इसको? पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक। तो इसको बोलेंगे लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसको अगर हम लोग क्या बोलेंगे? लैटरल मेरिस्मेटिक, क्या है ये? टिश्यू। अगर इसको शॉर्ट में लिखना चाहेंगे तो LMT, नहीं, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू, लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्लियर हो रहा है? अब ध्यान दीजिए, इसके बाद अगर हम तीसरा पर बात करेंगे, किस पर बात करेंगे? थर्ड पर। तो अगर हम लोग थर्ड की बात करेंगे तो इसको बोलते हैं, तीन तरह के बताए थे कि विभज्योति उत्तक तीन तरह के होते हैं। पहला बताए शीर्षस्थ विभज्योति उत्तक, दूसरा बताए पार्श्वस्थ विभज्योति उत्तक, और तीसरे की बात करेंगे तो इसका नाम है अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। क्या बोलेंगे? अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योति उत्तक। समझ में आ रही है बात ना? इसको हम लोग क्या कहेंगे? इंटरकेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू। क्या बोलेंगे? हाँ, तो इसको हम लोग शॉर्ट में क्या बोलेंगे? IMT। क्या बोलेंगे? IMT। अब इसको यहां से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए शीर्षस्थ यानी कि यह उत्तक जब भी पाया जाएगा, और हम लोग पढ़ रहे हैं पादप उत्तक, तो निश्चित तौर पर शीर्षस्थ का मतलब हो गया कि जो शीर्ष पर पाया जाता होगा। यहां से तो पता चल रहा है ऐसा उत्तक जो पेड़ पौधों के शीर्ष पर पाया जाता है। शीर्ष माने किसका शीर्ष पर? तो शीर्ष का होगा तना के शीर्ष पर, पत्ती के शीर्ष पर, जड़ के शीर्ष पर, यही ना शीर्ष होगा जी। शीर्ष माने सबसे ऊपरी भाग। शीर्ष माने क्या चीज? हम लोग बोलते हैं ना शीर्ष, शीर्ष माने ऊपर,
समझे कि नहीं, सबसे ऊपरी भाग, ये तो अपना दिमाग लगाना है। शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक, वैसा उत्तक जो पेड़ पौधों के सबसे ऊपरी भाग पर पाया जाता होगा, उसी को हम लोग शीर्षस्थ उत्तक कहते हैं। कोई दिक्कत बोल रे, उसको क्या कहते हैं? शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक, एपिकल मेरिस्मेटिक टिश्यू। आ रहा है समझ में? तो इसमें लिखेंगे कि यह ठीक है, पेड़ पौधों के, है कि नहीं, यह पेड़ पौधों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? शीर्ष भाग में। शीर्ष भाग में पाया जाता है। शीर्ष भाग में, किसके शीर्ष भाग में बताइए? तो यहां पर आप लोगों ने पढ़ा कि जड़ के शीर्ष भाग में। किसके शीर्ष भाग में? जड़ शीर्ष में, तना शीर्ष में, तना के शीर्ष भाग में, या पत्तियों के शीर्ष भाग में, पत्तियों के शीर्ष भाग में। आ रहा समझ में ना? पत्तियों के शीर्ष भाग में। क्लियर हो गया? पत्तियों के शीर्ष भाग में पाया जाता है। और इसका शीर्ष भाग में पाए जाने का मतलब क्या है? वह उत्तक उन लोगों को लंबाई में वृद्धि करता है। किसमें वृद्धि करेगा? लंबाई में। यानी कि पेड़ पौधा सबसे पहले लंबाई की बढ़ती है कि मोटाई बढ़ती है? तो याद रखिएगा, सबसे पहले पेड़ पौधों की लंबाई बढ़ती है। क्या बढ़ती है? लंबाई। आ गया समझ में? कहां बढ़ता है? लंबाई। जो विभज्योतिकी, शीर्ष विभज्योतिकी उत्तक जो होता है, वह सबसे पहले क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? लंबाई को। तो शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक क्या करता है? लंबाई को बढ़ाता है। किसको बढ़ाता है? लंबाई को। और सबसे पहले पेड़ पौधे में लंबाई में ही वृद्धि होती है। किसमें वृद्धि होती है? लंबाई में। तो सबसे पहले चूंकि लंबाई में वृद्धि होगी, तो सबसे पहले को कहते हैं प्राथमिक। क्या कहते हैं? प्राथमिक। तो यह क्या है? प्राथमिक उत्तक है। यानी कि प्राथमिक उत्तक किसको बोलेंगे? शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक को। आ गया समझ में? आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा कि प्राथमिक, इनमें से कौन प्राथमिक उत्तक है? समझे कि नहीं? तो आप उस पर टिक लगा सकते हैं। लेकिन प्राथमिक उत्तक दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। हम क्लियर कर रहे हैं कैसे से। देखिए, अब आ जाइए हम लोग पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक में। किसमें आ जाएंगे? पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक में, यानी कि लैटरल मेरिस्मेटिक टिश्यू में। आ रहा है समझ में? तो देखिए, पार्श्व में, पार्श्व के मतलब कि जब लंबाई होगा तब न मोटाई होगा। जब वो लंबा हो जाएगा तब नहीं मोटा होगा। बात समझ आ रही है ना? तो लंबाई में वृद्धि हो गई पार्श्वस्थ उत्तक के माध्यम से। किसके माध्यम से? पार्श्वस्थ उत्तक के माध्यम से। तो अब इसको क्या चाहिए? अब यह क्या करेगा? मोटाई में वृद्धि। तो यानी कि सीधा बैठो ना जी, पार्श्वस्थ उत्तक जो होता है, यह तना और जड़ के पार्श्व में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? तना हो या जड़ के पार्श्व में, पार्श्व में पाया जाता है। तब ना आप देखते हैं, पार्श्व का मतलब बगल में। तो आप देखिएगा जड़ मोटा होने लगता है, तना, डाली जिसको हम लोग कहते हैं, क्या होने लगता है? पेड़ों का मोटा होने लगता है। किसकी वजह से? पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक की वजह से। आ रहा है समझ में? शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तक का काम है लंबाई में वृद्धि करना, और पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक का काम है मोटाई में वृद्धि करना। आ रहा है समझ में? यह क्या करता है ना? तो यह कहाँ पाया जाता है? तना जड़ के पार्श्व में पाया जाता है, मतलब बगल में पाया जाता है।
तबे ना उसकी मोटाई बढ़ेगी। तो यह क्या करता है, मोटाई में वृद्धि करता है, मोटाई में वृद्धि करता है। अच्छा एक बात पहले बताइए हमको, पहले लंबाई की पहले मोटाई? तो लंबाई प्राथमिक, पहला चीज हुआ तो प्राथमिक, और जो दूसरा चीज करेगा वह द्वितीयक, उसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक। इसको क्या बोलेंगे, द्वितीयक उत्तक। ये हो गया प्राइमरी उत्तक और ये हो गया सेकेंडरी टिश्यू। आ गया कि नहीं? वो हो गया प्राइमरी टिश्यू और ये हो गया सेकेंडरी टिश्यू। क्लियर हो रहे हैं? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है ना? मजा भी आ रहा है सबको? तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पार्श्वस्थ विभज्योतिकी उत्तक। और यह कैसा उत्तक है, तो द्वितीयक उत्तक है। कैसा उत्तक है, द्वितीयक उत्तक है। ठीक है ना? अब हम लोग पढ़ लेंगे इंटरकेलुलर मेरिस्मेटिक टिश्यू, यानी कि अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। अंतर्वेशी विभज्योतक उत्तक। समझ में आ गया बात? देखिए अब आप देखते भी होंगे कि तना में, जैसे देखिए डाली मोटा सा हो गया ये वाला, तो आप देखे होंगे कि यहाँ से तना में वृद्धि होता है कि नहीं होता है वृद्धि, है कि नहीं? आप देखिएगा कि उस डाली से, है ना, पत्तियां निकली रहती हैं। समझे कि नहीं? क्या निकली रहती हैं? पत्तियां। पत्तियां निकली रहती हैं या फूल भी निकल जाते हैं। समझ में आ रही है बात ना? जैसे ही उनका लंबाई में वृद्धि होता है, तो लंबाई की वृद्धि कैसे होगी, तो लंबाई की वृद्धि कब होगी, जब तना बढ़ेगा। बढ़ेगा तबे ना उसको वृद्धि कहेंगे। जब उसमें फूल लगेगा तबे ना कहेंगे कि वृद्धि हो रही है। आ रहा है समझ में ना? तो वृद्धि होने का मतलब क्या हुआ कि अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक जब पढ़ते हैं तो अंतर्वेशी विभज्योतिकी कहाँ पाया जाता है, तो तना के नोड पर। कहाँ पर? तना के नोड पर। तना के नोड पर का मतलब नोड समझते हैं ना, गांठ। नोड मीन्स गांठ। वो गांठे में जहां पर आप नहीं देखते हैं गोला गोला, अभी देखिए ना चचौड़ा मोड़ पर, वो नोडे ना है जो कोई आकृति ले लिए हैं गणेश भगवान का, वो नोड ही ना है जो आकृति ले लिए हैं आपका दुर्गा माता का। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आप बादल में देखते होंगे तो लगेगा कि कभी घोड़ा बन जाता, कभी हाथी बन गया, कभी एकदम शंकर भगवान का रूप धर दिया, कभी बजरंग बली जैसे पहाड़ लेके कोई जा रहा है, बादल का छवि बन जाता है ना। तो पेड़ पौधे भी, उनके जो तना पर नोड भी कोई ना कोई आकृति बन ही जाती है बड़े पेड़ पौधे में। तो नोड का काम है कि, नोड का मतलब ही है कि वहां से कोई ना कोई तना निकलने वाला है कि नहीं? तभी ना वृद्धि उसको करना कहेंगे। तो अंतर्वेशी विभज्योतिकी कहाँ पाया जाता है, तना के नोड पर। अब देखिए तना का काम क्या है, पत्तियों को निकालना। किसको निकालना? पत्तियों। तो जब ये निकलेगा मेरे भाई, तो पहले ऐसा थोड़ी हो जाएगा कि मोटाई हो जाएगा। पहले निकलेगा तो वृंत टाइप का, वृंत समझते हैं ना, वृंत। अरे गुलाब के फूल में जो नीचे से लगा रहता है, जिसको पकड़ करके हाय हेलो बोलते हैं, है कि नहीं? फूल है गुलाब का, सुगंध देना चाहिए बोलते हैं, है कि नहीं? तुम दिल की धड़कन में रहते हो बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो आप गुलाबुआ थोड़ी ही उमच के पकड़ करके देते हैं, इसको वृंत में ना पकड़ते हैं। तो पुष्प में जो वृंत लगा हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं? पुष्प वृंत। जो पकड़ने वाला है हरियर का, उसको क्या बोलते हैं? पुष्प वृंत। तो जब हम लोग को कहता है कि अंतर्वेशी विभज्योतिकी कहाँ पाया जाता है, तो पर्ण वृंत। कहाँ पाया जाता है? पर्ण वृंत। माने जो तना जहां से निकल रहा है, पत्तियों का जो निकलने का जगह है, और पत्तियों के जैसे जो पत्तियां हैं, जैसे ये पत्ती है, देख रहे हैं ना, यहाँ से कुछ ना कुछ निकलता है डाली में से ना, यही ना पर्ण वृंत है। तो ये अंतर्वेशी विभज्योतिकी उत्तक कहाँ पाए जाते हैं? पर्ण वृंत पर।
कहाँ पाए जाते हैं? पर्ण वृंत पर। और कहाँ पाए जाते हैं? पुष्प वृंत पर पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं? तो जब लंबाई में वृद्धि होगा, तो यानी कि लंबाई में वृद्धि कब होगा? जब पर्ण वृंत और पुष्प वृंत बढ़ेगा तब होगा। यानी कि यह लंबाई में वृद्धि कर रहा था तो प्राथमिक उत्तक कहलाया। तो और इसको लंबा होने का मतलब ही है कि पर्ण वृत्त या पुष्प वृत्त में वृद्धि होना। तो या तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्तक। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे? प्राथमिक उत्तक। तो आपसे पूछेगा कि प्राथमिक उत्तक कितने तरह के? दो तरह के, एक शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक और दूसरा अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। अब क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से कौन द्वितीयक उत्तक है? पहला शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक, इनमें से कोई नहीं। चार विकल्प हो गया। हमने क्वेश्चन कहा कि इनमें से कौन द्वितीयक उत्तक है, तो आप किस पर टिक लगाइएगा? पार्श्वस्थ विभज्योतकी उत्तक पर। चूंकि आपको जानकारी हो चुकी है कि शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जो विभज्योतकी उत्तक है वह क्या है? प्राथमिक उत्तक की श्रेणी में है। तो प्राथमिक उत्तक कितने तरह के? दो तरह के, शीर्षस्थ विभज्योतकी उत्तक, अंतर्वेशी विभज्योतकी उत्तक। कितने बच्चों को समझ में आ गया? तो बढ़िया है, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। आगे बढ़ जाएं। अब आगे बढ़ जाते हैं। तो अब देखिए जरा सा पीछे हम होते हैं। जरा सा पीछे। अभी आप लोग जो पढ़ रहे थे पादप उत्तक पढ़ रहे थे। पादप उत्तक में सबसे पहला उत्तक क्या पढ़ लिए? विभज्योतकी उत्तक, जिसको हम लोग मेरिस्मेटिक, एक मिनट इसको हटा देते हैं, जिसको हम लोगों ने मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा। क्या कहा? मेरिस्मेटिक टिश्यू कहा। क्या कह दिए हम लोग? मेरिस्मेटिक टिश्यू कहे ना, बोलिए। तो ये तो हम लोग पढ़ लिए। तो अब क्या बच गया? अस्थायी उत्तक। अब इसको भी पढ़ लिया जाए। तो अगला टर्म में पढ़ लेते हैं हम लोग क्या चीज? अस्थायी उत्तक। क्या पढ़ लेते हैं? अस्थायी। कोई दिक्कत? तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं जरा सा अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक को अंग्रेजी में कहते हैं परमानेंट टिश्यू। क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। क्लियर हो गया? ये है पीटी, परमानेंट टिश्यू। हो गया? क्लियर हो गया? और परमानेंट टिश्यू दो तरह के। परमानेंट टिश्यू कितने तरह के? दो तरह के। देखिए परमानेंट टिश्यू कितना तरह इतना नहीं सुनाएगा, हटा इसको। परमानेंट टिश्यू कितना तरह का? दो तरह का। कितना तरह का? एक तो है हम लोग कहते हैं सरल अस्थाई उत्तक। क्या कहते हैं? सरल अस्थाई उत्तक। और एक कहते हैं जटिल अस्थाई उत्तक। जटिल अस्थाई उत्तक। समझ में आ रहा है सबको? समझ में आ रही है बात? सरल का मतलब क्या चीज? सिंपल। और परमानेंट टिश्यू, सरल को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? सिंपल। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, अंग्रेजी तो ऐसे ही बन रहा है यार। सिंपल परमानेंट टिश्यू, SPT, सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू। और जटिल को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स। बहुत अच्छा, कॉम्प्लेक्स है ना, परमानेंट टिश्यू, CPT। आगे समझ में? इसको बंद कीजिए, नहीं सब बेवकूफ टाइप का काम कर रहा है। इसको क्या बोलेंगे? CPT। ये हो गया SPT। क्या हो गया? SPT। वो हो गया CPT। क्लियर हो गया?
अस्थाई ऊतक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू कितना तरह का? दो तरह का, एक सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सरल अस्थाई ऊतक है ना, जटिल अस्थाई ऊतक। जटिल देखने में जटिल है, पढ़ने में सरल है। और जो सरल अस्थाई ऊतक है देखने में सरल है, पढ़ने में जटिल है। आगे समझ में? नाम है सरल, पढ़ने में जटिल। क्लियर हो गया? और जो देखने में है जटिल, पढ़ने में मैंने लिखने में जटिल, पढ़ने में आसान। क्लियर हो गया? चलिए अब पहले सरल अस्थाई ऊतक को देख लेते हैं। तो सरल अस्थाई ऊतक तीन तरह के। कितना तरह का? तीन तरह का। कितना तरह का? तीन तरह का। कितना तरह का? तीन तरह का। सरल अस्थाई ऊतक कितना तरह का? तीन तरह का। देखिए ध्यान से, सरल अस्थाई ऊतक कितना तरह का? तीन तरह का। आपके यहाँ हर एक राज्य में एग्जाम होता है जिसका नाम है पीसीएस। पीसीएस का एग्जाम होता है ना, तो इसका नाम रखेगा पीसीएस। क्या नाम रख देंगे? पीसीएस। याद हो गया शॉर्ट में? पीसीएस। सरल अस्थाई ऊतक कितने तरह के? तीन तरह। कौन कौन? पीसीएस। नाम याद रहेगा? जोर से बोलिए, नाम याद रहेगा? इसको हम लोग कहेंगे पैरेनकाइमा। क्या कहेंगे? पैरेनकाइमा। अब इसका पूरा नाम देखिए ध्यान से, पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। पैरेनकाइमा, पैरेनकाइमा सरल अस्थाई ऊतक। उसको कहेंगे ना जी कि पैरेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। आ गया समझ में? तो पी से हो गया क्या चीज? पैरेनकाइमा। पी से हो गया क्या चीज? पैरेनकाइमा। पी से क्या हो गया? पैरेनकाइमा। पैरेनकाइमा। और सी से हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो सी से याद रखिएगा कॉलेनकाइमा। क्या रखेंगे? कॉलेनकाइमा। तो इसका पूरा नाम बताइए। कॉलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू। समझे कि नहीं? कॉलेनकाइमा सिंपल परमानेंट टिश्यू हो गया। अब बच गया क्या चीज? एस। क्या बच गया? एस। क्या बच गया मेरे भाई? एस। तो एस से हम लोग याद रखेंगे स्केलेनकाइमा। क्या याद रखेंगे? स्केलेनकाइमा। क्या याद रखेंगे? स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा। स्केलेनकाइमा है ना, सिंपल परमानेंट टिश्यू। कितने तरह के टिश्यू हो गए सरल अस्थाई ऊतक? तीन तरह के, पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा। क्लियर हो गए? समझ में आ गया? अब इस चीज को और बढ़िया से समझ लेते हैं विशेषता के तौर पर। देखिए याद रखिएगा इस चीज को। किस चीज को? यहाँ पे सरल अस्थाई ऊतक, यह ऐसा ऊतक है जो जीवित भी होता है और मृत भी होता है। सर मरलका के क्या काम है? माने जो कोशिका मर गई उसका क्या काम है? एक वो चीज बताइए। आप अपना बाल छुइए तो जरा, ये भी तो मरले कोशिका, इसकी जरूरत नहीं है शरीर में। बाल सुंदरता को बढ़ाता है ना। टकला हो जाएगी तो ब्याह होगा फिर? बोलिए, तो ये तो मरा हुआ कोशिका है, तो इसकी जरूरत है ना। तभी इसको हम लोग छकवाते हैं तो दर्द करता है काटने पर। बाकी आओ सब टकवा के कोशिका काट के देखिए तो जरा सा, हथवा के काट के देखिए तो छप 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 जैसे बलवा कटवाते हैं। आ रहा समझ में? हाँ, मरा हुआ है इसलिए इसको छाट देते हैं तो दर्द नहीं लगता, जिंदा रहता तो फिर दर्द करने लगता। तो जो जो चीज काटने के बाद दर्द न दे
मरा हुआ कोशिका है। और जिसको काटने पर दर्द दे तो क्या है? जीवित कोशिका है। कान काट के देखिए। ओए अरे बोल रहे हैं, ध्रुव कुमार खड़ा हो जाओ, लाओ कैंची काटिए तो इसका। अब पता लगाना है ना कि कौन जीवित कोशिका है, कौन मरल कोशिका है शरीर में आपका। बोलिए। हाँ, नाखून काटेंगे तो दर्द करेगा कि नहीं करेगा? करेगा? नहीं करेगा। तो न करेगा तो कैसा कोशिका हो गया? बाल काटेंगे तो करेगा, कान काटेंगे तो मर जाइए। समझ में आ गया सबको? तो अस्थायी सरल अस्थायी तो कैसे होते हैं? जीवित भी होते हैं, मृत भी होते हैं। और अस्थायी कैसे बना? जब थक गया तो अस्थायी बन गया। जब तक नहीं थका था तब तक कूद रहा था इस छत से उस छत, तो उसको तो विद्योतकी कह दिए। अब विद्योतकी धीरे धीरे क्या बना लिया? अस्थायी। अस्थायी के बाद क्या हो जाएगा? मर जाएगा। अंतिम आते आते क्या हो जाएगा? मर जाएगा। आ रहा समझ में? अरे सबसे पहला हम लोग को जन्म जब लेते हैं तो क्या रहते हैं? बालक, शिशु। फिर धीरे धीरे बढ़ते हैं तो चंचलता बढ़ते जाती है, फिर हो जाते हैं जवान, फिर हो जाते हैं बूढ़ा। तो बूढ़ा का मतलब क्या? अस्थायी। और उसके बाद किसको प्यारे हो जाते हैं? ऊपर वाले। आ रहा समझ में? मतलब मर जाते हैं। क्लियर हो गया? तो सब विशेषता देता ही में पढ़ाइए दी है, समझे कि नहीं? तो इसकी जरा विशेषता पढ़ लेते हैं। अब बताइए नहीं, साइंस को इतना सरल बताते रहे, साइंस इतना सरल कर दिए कि नहीं कर दिए सर? आ रहा है समझ में? तब विशेषता देखिए। पैरेन्काइमा को हिंदी में कहते हैं मृदुतक। क्या कहते हैं इसको? मृदुतक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? मृदुतक। मृदुतक सरल अस्थायी उत्तक। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? मृदुतक। आए हाँ, मृदुतक। अब सरल अस्थायी तक अपने लगाते रहो, है कि नहीं? इतना हूं नहीं करने आएगा। हम इतना बोल दिया, आप इतना बोल दीजिएगा, ठीक है? अब है कॉलेनकाइमा। सर इसका हिंदी क्या होगा? बताइए जरा सा, जल्दी से बताइए। कॉलेनकाइमा का अस्थूल कोण सरल अस्थायी उत्तक। इसका क्या नाम है? अस्थूल कोण। अस्थूल कोण और सरल अस्थायी उत्तक अपने से बोलिए ना, बोलिए। सरल अस्थायी उत्तक। आ रहा है समझ में? है कि नहीं? और स्केलेन काइमा। स्केलेन काइमा। तो स्केलेन काइमा को क्या कहेंगे? दृढ़। कौन सा? दृढ़। क्या कहेंगे? दृढ़। क्या कहेंगे? दृढ़ सरल अस्थायी उत्तक। तो ये हो गया मृदुतक सरल अस्थायी उत्तक, ये हो गया अस्थूल कोण अस्थायी उत्तक, आई हो गया दृढ़ सरल अस्थायी उत्तक। आ गया समझ में? जोर से बोलिए ना। अब चलिए विशेषता पढ़ लीजिए। देखिए, पैरेन्काइमा जो होता है, सबसे पहला जान लीजिए कि यह जीवित है। यह क्या है? जीवित है। ये भी तनी मनी अब है। ये क्या है? अब जीवित है। अभी धीरे धीरे सांस छूटने पर है, लेकिन टूटा नहीं है। टूटा नहीं है तभी जीवित है। ये क्या है? जीवित है। ये भी क्या है? जीवित। ये जुड़ कब आदमी बन जाता है? सीधा कब हो जाता है? जब मर जाता है। तो मर जाता था तो बड़ा सीधा नहीं हो जाता है? बोलिए ना जी। ये मृत है। ये कैसा है? मृत। आ रहा समझ में? पहली दूसरे साथ आपको ऐसे निपटा दिए, है कि नहीं? जिंदा हल्का होगा, जिंदा पानी को इसको जिंदा है ना ये। तो जीवित जीवित मर गया, जीवित जीवित मर गया। आ रहा समझ में? जिंदा जिंदा खत्म। हाँ, जिंदे में पानी दे देते हैं हम लोग। अच्छा देखते हैं, कोई आदमी जब मरने लगता है तो उसको गंगाजल दे दिया जाता है, जितना मनी पतनी मनी प्राण बच रहे हो जल्दी मुआ दो, है कि नहीं? बेचारा के पानी नहीं घोटा रहा तो उसको बजारी पानी दे देता है। होती है बड़ा जिंदे में सब क्या कर लेता है? बाछू जी सब दान हो जाता है आजकल। आ रहा समझ में? अब देख लीजिए, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए पैरेन्काइमा में
अंतर कोशिकीय स्थान पर चर्चा कर लेते हैं। अंतर कोशिकीय स्थान, तो इसमें देखिए, इसमें जो होता है ना, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान, बोलिए क्या क्या लिखे, पाया जाता है। कोई दिक्कत, समझ में आ गया बात? ये तो पहला बोल दिए, ये हो गया दूसरा, अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए, इसमें इतना नहीं पाया जाता, तनी सुन कम पाया जाता है। जैसे ये पूरा जिंदा, ये तनी मनी जिंदा, आई मर गया, तो उसी तरह से इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पूरा एकदम ढेर ढेर मनी अंतर कोशिकीय स्थान पाया जाता है। तो अंतर कोशिकीय स्थान इसमें ज्यादा होगा तो इसमें धीरे धीरे कमेगा ना। पहले पूरा जिंदा, फिर तनी मनी जिंदा, तो इसमें पूरा स्थान, इसमें तनी मनी स्थान बोलता है, ये नहीं आ रहा समझ में? इसमें कैसा स्थान, तनी मनी स्थान, इसमें कैसा स्थान रहेगा, तनी मनी, देख रहे हैं ना, तनी मनी स्थान रहेगा। तो इसका जो कोना बन गया, देखिए यहाँ एक कोना, दो कोना, तीन कोना, कई कोना बन गया, तीन कोना पर, है कि नहीं? इस जो तीन कोना पर बन गया, तो कह सकते हैं कि अंतर कोशिकीय स्थान कम पाया जाता है। फिर समझा देते हैं, अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान कम पाए जाते हैं, कम पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? अंतर कोशिकीय स्थान कम पाए जाते हैं, क्लियर हो रहा है ना? और तीन को कोना जो पाया जाता है, कोना पर क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसको मैं लिख देते हैं, कोना पर क्या पाया जाता है, कोना पर प्रोटीन पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है। आ रहा समझ में? इस प्रोटीन को क्या कहते हैं, पेक्टिन। क्या कहते हैं, पेक्टिन। आ रहा समझ में? इसको क्या कहते हैं, पेक्टिन, जिसे क्या कहते हैं, पेक्टिन। क्लियर हो गया? इसमें ढेर मनी अंतर कोशिकीय स्थान, इसमें अंतर कोशिकीय स्थान पाए जाते हैं, लेकिन कम। जब मर गया तो कोशिकीय स्थान पाया जाएगा, पाया जाएगा ना, बोलो ना, पाया जाएगा अंतर कोशिकीय स्थान? नहीं पाया जाता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान एकदम में नहीं है, एगो बीचवा में खाली बिंदु है, और उस सीमेंट की तरह जाम हो जाता। मरिएगा तो जाम ना हो जाएगा, जिंदा रहेगा तब न फैला रहेगा जी, हाथ गोड़ सब काम करेगा, वो में कुछ ना कुछ वृद्धि करेगा। जब मर जाएगा वहां कुछ वृद्धि होगा, तो सीमेंट की तरह जाम हो जाता है। इसमें अंतर कोशिकीय स्थान रहता है, बिल्कुल नहीं। अंतर कोशिकीय स्थान, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते हैं। आ रहा समझ में? अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाए जाते हैं। इसमें एकदम कोना जो होता है, एक होता है सीमेंट जैसा, यहाँ पे जम जाता है, अंतर कोशिकीय स्थान नहीं पाया जाएगा। तो कोई कोना नहीं, एक ही को कोना है बीच में, उस कोना में, माने कोना में कैसा रहता है, सीमेंट जैसा, लिग्निन। कोना में सीमेंट समान, सीमेंट समान क्या पाया जाता है, लिग्निन। लिग्निन पाया जाता है। लिग्निन कैसा रहता है, उसका व्यवहार कैसा है, सीमेंट जैसा। और सीमेंट का क्या काम है, जमा देना। सीमेंट का क्या काम है, जमा देना। जमा देगा तो क्या हो जाएगा, कड़ा। जमा देने के बाद क्या हो जाएगा, कड़ा। कड़ा को ही हम लोग बायोलॉजी भाषा में क्या कहेंगे, दृढ़। क्या कहेंगे, दृढ़। इसका कोई काम नहीं है, दृढ़ है, एकदम दृढ़ हो गया। इसकी कोशिकाएं मर गई, मरने ही की वजह से इसमें जगह नहीं है, जगह नहीं है तो जाम हो गया। जाम हो गया तो क्या हो जाएगा, कड़ा हो गया। जैसे अखरोट देखे हैं,
अखरोट को जब हम लोग ऊपर वाला निकालते हैं, जिसको हम लोग बीजों का आवरण, उसके अंदर बीज पाया जाता है, उसको निकाल देते हैं तो कितना कड़ा उसका ऊपर वाला भाग होता है, तो वह दृढ़ उत्तक का बना हुआ होता है। किस उत्तक का बना हुआ होता है? दृढ़ उत्तक का बना हुआ रहता है। आ गया समझ में? नारियल देखे हैं, नारियल का ऊपर वाला कवर मरा हुआ है, लिग्निन है उसमें, कड़ा हो गया है, इसीलिए तो दृढ़ है। देखते हैं कितना कड़ा रहता है से। तो जितना भी बीज का आवरण है जो कड़ा है वह दृढ़ उत्तक कहलाएगा, यानी कि मरी हुई उत्तक है उसमें, मरी हुई कोशिकाएं हैं उसमें। समझ में आ गया? नारियल का जो छाल है, ऊपर वाला खोइया है, वह दृढ़ है। वह क्या है? दृढ़ है। इसीलिए वह क्या है? मरा हुआ है, कठोर है। काहे? लिग्निन की वजह से। लिग्निन कैसा काम करता है? सीमेंट की तरह कड़ा है कि नहीं? इसलिए नारियल, अखरोट, इस सब का बाहरी आवरण काफी कड़ा होता है, क्योंकि इसके उत्तक मरे हुए होते हैं। स्केलिन काइमा है। क्या है? स्केलिन काइमा है। आ गया इतना बात सबको समझ में? जोर से बोलिए। अब इसका देखिए तो पैरेन्काइमा का इसकी बाहरी परत सेल्यूलोज का बना हुआ रहता है। तो सेल्यूलोज में जैसे खोइया उसका छाल निकालते हैं ना, तो जीवित ना रहता है। इसका छाल क्या रहता है? मरा हुआ रहता है, कड़ा रहता है। नारियल का भी हम लोग निकालते हैं ना, तो इसका कैसा नजर आता है? कड़ा नजर आता है। कितने, हाँ एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आप कॉलेन काइमा जो देख रहे हैं, कॉलेन काइमा की ही वजह से, देखिए ये तो सेल्यूलोज के बने रहते हैं, बाहरी आवरण को सुरक्षित रखते हैं। बाहरी आवरण को क्या रखते हैं? सुरक्षित रखते हैं। अब ये जो देख रहे हैं कॉलेन काइमा, तो कॉलेन काइमा जो आप देखते हैं, कॉलेन काइमा जो आप देखते हैं, तो कॉलेन काइमा में क्या होता है कि पेड़ों पर देखते हैं या पौधों पर देखते हैं, हवा अगर इधर से मार रहा है तो पेड़ पौधे झुक जाते हैं, फिर इधर से हवा मारा फिर इधर हो जाते हैं और फिर सीधे हो जाते हैं। तो लचीलापन जो होता है, वह लचीलापन कौन प्रदान करता है? कॉलेन काइमा। यह पेड़ पौधों में क्या करते हैं? लचीलापन। क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान करते हैं। यह पेड़ पौधों में क्या करते हैं? लचीलापन प्रदान करते हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया बात? अगर छाल का निर्माण पैरेन्काइमा सेल्यूलोज का बना होता है, इसके बाद पेड़ पौधे में लचीलापन स्केलेनकाइमा है ना, स्थूल कोण उत्तक जिसको कहते हैं, और जिनका बाहरी आवरण कड़ा होता है, लिग्निन पाया जाता है, स्केलेनकाइमा में पाया जाता है। आ रहा है समझ में? तो ये जो चीज है मेरे भाई, तो आप जैसे पढ़ लिए पैरेन्काइमा, क्या पढ़ लिए? पैरेन्काइमा, समझ में आ गया? आप पढ़ लिए कॉलेनकाइमा, समझ में आ गया? और पढ़ लिए स्केलेनकाइमा, समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो आपका जो है से सरल अस्थायी उत्तक समाप्त हो गया। और पादप उत्तक में एक चीज बता हुआ है जिसका नाम है जटिल अस्थायी उत्तक। दो भाग में इसको बांट देंगे, एक को कहेंगे जाइलम, एक को कहेंगे फ्लोएम। क्या कहेंगे? फ्लोएम। इसको हम अगर कल पढ़ा देते कोई दिक्कत? घंटी लग चुकी है मेरे भाई, कोई दिक्कत? पढ़ाई को इतना आसान बना देना है, इतना आसान बना देना है, बायोलॉजी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, एसएसटी हो, कि आप पढ़ने का दीवाना बन जाइए। समझे कि नहीं? बस जय हिंद, जय भारत।